मैं आयुषी चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। ये है राष्ट्रीय इत्तेफाक नेटवर्क। स्थानीय खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। अब हेडलाइन। आवाम को लाइनों में लगाने वाली भाजपा सरकार को 2027 में उखाड़ फेंके विनय रतन सिंह। आवाम की आवाज उठाने चंद्रशेखर आजाद का साथ दे, एसी में बेचने वालों को नकारें। गजरौला अमरोहा गजरौला के गांव रहमापुरा माफी में मुख्य अतिथि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने महान अशोक सम्राट की जयंती पर लाखों की भीड़ में गदगद विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से इस सरकार ने आवाम को लाइन में लगाने का काम किया है, चाहे वो नोटबंदी पर बैंकों में लगने वाली लाइन हो या कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए लगने वाली लाइन हो। अब लोगों को गैस की लाइनों में लगा दिया है। ये सरकार शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के मुद्दों से बचती आई है। ऐसी सरकार को बदल डालो, 2027 में अपनी सरकार बनाओ। जिसको कभी कोई सम्मान न था, जिसे यहाँ पर भिन्न भिन्न नामों से जाना गया, जिन्हें उस समय छूट का दर्जा दिया गया था, आज जिन्हें बहुजन समाज के लोग कहा जाता है, उनके लिए बहुत कुछ करने का काम किया। तथागत गौतम बुद्ध, संत रैदास, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, भगवान वाल्मीकि, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, नरहरि सिंह यादव, श्रीदयाल चौरसिया, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, ऐसे न जाने कितने नाम हैं। जब इनको पढ़ा जाता है तो पता लगता है कि ये मंच पर माइक पर बोलने की ताकत है अगर किसी ने दी है तो सही मायने में इन महापुरुषों ने इस ताकत को दिया है कि जाओ जाकर के अपने समाज के उत्थान के लिए बोलना शुरू करो। मैं यहाँ एक विशेष पर्सनैलिटी को भी याद करूंगा, दीना भाला वाल्मीकि साहब। उनको विशेष याद करने का मतलब यह है कि ये फूले साहब अम्बेडकर का आंदोलन जमीन में दफन हो रहा था, जब यह आंदोलन धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा था और यहाँ पुणे मनु की व्यवस्था स्थापित की जा रही थी, बोलो ज्ञान बराबरी की व्यवस्था स्थापित की जा रही थी, उस समय दीना भाला साहब ने माननीय काशीराम साहब को अम्बेडकर आंदोलन समझाया और एक किताब दी। काशीराम साहब ने एक रात में किताब बीच से वही पार पढ़ डाली और पूरा जीवन काशीराम साहब ने अपना बदल करके हम सब की सेवा में लगाया। तो मैं दीना भाला साहब को भी विशेष नमन वंदन करता हूँ। विशेष नमन वंदन मेरा काशीराम साहब को भी, जिन्होंने भारत के हर वर्ग को ये बताया कि यहाँ मजदूर का, किसान का, दलित का, शोषित का, वंचित का, यहाँ रिक्शा चलाने वाले का, ठेली लगाने वाले का बच्चा भी इस देश की राजनीति में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है, एमपी एमएलए विधायक बन सकता है। मेरा विशेष नंबर काशीराम साहब को भी है और एक नंबर मेरा उन महापुरुषों को है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने स्वरों की कुर्बानियां दी। नाम तो बहुत सारे हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, सुखदेव, राजगुरु, अनेकों नाम है। उन सभी सूरवीरों को भी झुककर नमन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज एक विशेष दिन भी है जिस दिन से भारत की पहचान है, जिस दिन से आज भी भारत का नाम अगर लिया जाता है तो वो दिन सबसे पहले याद किया जाता है। आज भारत के सूरवीर राजा, या मैं ये कहूं हमारे सबके पुरखे सम्राट अशोक की जयंती भी। सम्राट अशोक जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, वो जो कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था, वो भारत सोने की चिड़िया सम्राट अशोक के समय में था। जब सम्राट अशोक ने तलवार के बल पर राज स्थापित कर और फिर उसके बाद बुद्ध का ज्ञान लेकर के यहाँ का राज स्थापित किया जो समता समानता पर आधारित। आज उनकी जयंती है, मैं उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उनको नमन वंदन करता हूं। साथियों,
भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर गर्व करते हुए, क्योंकि पूरे देश में जब जब कहीं कोई घटना घटित होती है तो मेरा कार्यकर्ता नीला गमछा गले में डालकर सबसे पहले सड़क पर निकलता। वो डरता नहीं है, उसको पता है कि उसको गोली भी लग सकती है, उसको पता है वो जेल भी जा सकता है, लेकिन वो डरता नहीं है। फिर भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ बड़ी मजबूती से खड़ा होता है। तो मैं अपने तमाम पार्टी और संगठन के कार्यकर्ताओं पर गर्व करते हुए, उन पर अभिमान करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, मौजूदा सरकार जिसने हमें लाइन में लगाकर खड़ा किया, आज गैस सिलेंडर की लाइन में देखता आ रहा, जैसे ही आपके जिले में घुसा तो मैंने देखा कि बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई, तो मेरी जब निगाह पड़ी लगभग वहां 100 लोग ना खड़े हो सिलेंडर की लाइन में गैस सिलेंडर लेने के लिए। अगर मैं इससे पीछे चलूं तो भी कुछ दिन पहले मौजूदा सरकार ने नोटबंदी की। नोटबंदी जब हुई तो समय बैंकों की लाइन में खड़े हुए थे, बड़े पैमाने पर खड़े रहे। उससे पहले यहाँ लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में भी राशनों की लाइन में हम लगे रहे। बड़ा सवाल ये है कि आखिर लाइन में लगे हुए लोग हैं कौन? ये लोग आते कहां से हैं जो हर वक्त लाइन में लगे रहते हैं? नोटबंदियों की तो लाइन में लगेंगे, राशन की लगा तो लाइन में लगेंगे, इनको मारा पीटा जाएगा तो लाइन में लगेंगे, अगर घर की रोटी बनानी होगी तो लाइन में लगेंगे। ये बड़ा सवाल है। अगर आप जाकर उस लाइन को देखें तो उस लाइन में एक भी नेता आपको खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, एक भी विधायक एमपी नहीं खड़ा दिखाई देगा, वहां एक भी एसपी डीएम कलेक्टर का आदमी दिखाई खड़ा नहीं देगा। वहां कोई दिखाई खड़ा देगा तो किसान का बच्चा खड़ा होगा, वहां कोई खड़ा होगा तो मजदूर का बच्चा खड़ा होगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये गरीबी लाइन में कब तक लगते रहेंगे और क्यों लगते रहेंगे? अगर शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहा है तो शासन को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए कि मैं सरकार चलाने में ऐसा बोलो, मैं कुर्सी तुम्हें दे देता हूं, जो कैपेबल आदमी हो कुर्सी, उसको कुर्सी पर बिठाया जाए। लेकिन ये भारत है, यह ऐसा नहीं होता। यहाँ जितना निकम्मा आदमी होता है उसको उतना बड़ा नेता बनाया जाता है, उसको उतना बड़ा नेता बनाया जाता है। आज जब मैं भाई चंद्रशेखर आजाद की ओर देखता हूं और उनकी लोकसभा में को देखता हूं तो पता लगता है कि उनकी निधि आती पहले है, वो खर्च आती बाद में, खर्च पहले कर देते हैं, उसका बजट पहले बना देते हैं, कितना पैसा लगना है। वहीं जब मैं उन्हें संसद में देखता हूं तो संसद में वो आवाज क्या उठा रहे हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के पैसे बढ़ाए जाएं, शिक्षा मित्रों के पैसे बढ़ाए जाएं, होमगार्ड के पैसे बढ़ाए जाएं, पुलिस की समस्याओं का समाधान किया जाए, गरीब आगे की ओर कैसे बढ़ेगा इस पर वो चर्चा करते हैं। मैं जब ये देखता हूं और दूसरे नेताओं को भी देखता हूं तो वो सिर्फ चंद चर्चाएं करके जो उनके क्षेत्र से ज्यादा ही जरूरी है उन पर चर्चा करके चुप हो जाते हैं। मैं आप से पूछता हूं, कैसे नेता की जरूरत है आपको? भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं की जरूरत है या उन नेताओं की आवश्यकता है जो एसी के कमरों में लेट कर आराम से आनंद कर रहे हैं और 5 साल के बाद कुर्ता पजामा चढ़ाकर आपके पास आएंगे कहते भैया वोट दे दो? ये तय आपको करना है। क्या उन नेताओं की जरूरत है आपको जो कभी आपकी समस्याओं पर नहीं बोल सकते? अगर आपकी इस देश में समस्या है तो सिर्फ 2 समस्या है, गौर से सुनिए वो समस्या क्या क्या है। जिस दिन इस समस्या का समाधान हुआ उस दिन इस देश का मजदूर किसान अपने आप को असहाय महसूस नहीं करेगा, गरीब महसूस नहीं करेगा। ये तो समस्या अगर उसकी हल हो जाए तो मैं चाहता हूं कि यहाँ मजदूरी करने वाला आदमी अपने आप को अपने राष्ट्रपति नहीं दे पाएगा, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। बड़ा सवाल है कि समस्या क्या है इस देश के गरीब मजदूर किसान की, इस देश के अडानी अंबानी की, इस देश के कलेक्टर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की, इस देश के अंत वाले विधायकों की, इस देश में रिक्शा चलाने वालों की, किसानों की, मजदूरों की। सिर्फ 2 समस्याएं हैं। इन 2 समस्याओं पर जिस दिन इस देश में काम होगा ये देश सोने की चिड़िया होगा। पहली समस्या है शिक्षा की समस्या। एक रिक्शा चलाने वाला जब रिक्शा पूरे दिन चलाता है तो ये सोचता है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा करके उसको अच्छी नौकरी में भेज दूं, वो अच्छी शिक्षा हासिल करे जिससे कि वो अच्छा इंसान बन सके। लेकिन अब तो उसको रात दिन रिक्शा तो चलाता है, लेकिन जब स्कूल भेजता तो पता लगता है कि वहां की फीस 5,000 रुपए, वहां की फीस 10,000 रुपए।
वहां की फीस 20,000 रुपए है, तो वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है, असहाय महसूस करता है, वो टूट जाता है कि अपने बच्चों को पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं। आज भारत में शिक्षा का ऐसा हाल है कि आप जाओगे तो अमीरों के बच्चों के लिए स्कूल अलग है, जहां अमीरों के बच्चों को सिखाया जा रहा है, तैरना सिखाया जा रहा है, भाषण देना, नाचना, गाना गाना सिखाया जा रहा है, गिटार बजाना सिखाया जा रहा है, तबला बजाना सिखाया जा रहा है। और एक तरफ हमारे बच्चे हैं जिनको सिर्फ प्राइमरी स्कूलों में खिचड़ी सिखाई जा रही है, दूसरा को सिखाया नहीं जा रहा है। मैं ये कहता हूं, जो भी आपको लगता है नेता सबसे अच्छा है, उस नेता को अपने घर बुलाकर कहना कि जाओ विधानसभा संसद में जाकर कहो कि एक जैसी शिक्षा हो जाए, एक जैसे स्कूल हो, सारे स्कूल सरकारी हो जाए। जब खिचड़ी खाए तो यहाँ के कलेक्टर का बच्चा भी खिचड़ी खाए, खिचड़ी खाए तो यहाँ के MP विधायक का बच्चा भी हमारे बच्चों के साथ बैठकर खिचड़ी खाए, तो स्कूल हो जाए। मैं दिक्कत देता हूँ, जिस दिन ऐसा हो गया तो आपके बच्चों के बीच में कई कलेक्टर बैठे होंगे, आपके बच्चों के बीच में कई इंजीनियर डॉक्टर बैठे होंगे, क्योंकि आज अगर हमारी क्षमता किसी ने कमजोर कर रखी है तो इस दोहरे सिस्टम ने कमजोर कर रखी है। मैं वो भी जानता हूं, जब भाई दोपहर में गेहूं काट सकते हैं तो हम मेहनत करके इस देश के हुक्मरान भी बन सकते हैं, मुझे पता है इस बात। लेकिन ये कोई आवाज उठाने वाला नेता पैदा ही नहीं होता, क्योंकि शिक्षा का बजट विशेष आता है और जिस शिक्षा पर जो पैसा खाया जाता है वो पूरे साल में कई हजार करोड़ रुपए लगता है। यहाँ प्राइवेट स्कूलों के माध्यम में भी देखिए एडमिशन चल रहे हैं। 5वीं तक के बच्चे की किताबों खरीदने जाऊंगा तो एक बच्चे की किताब कम से कम 10,000 रुपए की है। आप सोचिए, एक रिक्शा चलाने वाला या मजदूर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक 500 रुपए कमाता है, क्या वो 10,000 की किताब खरीदने लायक है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने व्यवस्था लागू की? क्या हमें तो मुंहतोड़ जवाब नहीं देना चाहिए? क्या हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और हमारे बच्चे निगम स्कूल में पढ़ करके मजदूर बनेंगे, रिक्शा चलाएंगे? क्या नहीं पूछना चाहिए? क्या हमें पर आवाज उठानी चाहिए, नहीं चाहिए? और अगर आवाज उठानी चाहिए तो वो कौन लोग जो हमारी आवाज मजबूत करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है।